नमस्कार। आज हम एसिम्प्टोट्स चैप्टर के दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यापक बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, द एसिम्प्टोट्स ऑफ द जनरल एल्जेब्रिक कर्व्स। तो चलिए शुरू करते हैं। माना x तथा y में n घात का बीजीय जो हमारे पास वक्र का समीकरण है, उसमें हम समघात पदों को एक साथ रख रहे हैं। x और y में n घात का बीजीय वक्र, जिसमें कि हम जो समान घात के पद हैं उनको एक अलग अलग समूह में रख रहे हैं। जैसे कि n घात के जो पद है वो हमने पहले इस समूह में रखे हैं। तो बीजीय वक्र क्या है? a0 y रेज़ टू पावर n प्लस a1 y रेज़ टू पावर n माइनस 1 गुणा x प्लस डैश डैश अप टू प्लस ए एन माइनस 1 वाई एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस ए एन एक्स रेज़ टू पावर n। अब इसमें हम प्रत्येक पद को देखें तो उसकी घात n है। पहले पद में y की घात n है, दूसरे पद में y की घात n माइनस 1 गुणा x की घात 1, यानी कि दोनों की घात मिलकर के n माइनस 1 प्लस 1 n घात हो गई। तो इस पूरे समूह में n घात के पद है। इसी प्रकार प्लस, चूँकि n घात का बीजीय वक्र है ये, इसलिए इसमें n माइनस 1 घात के भी पद होंगे। प्लस क्या कर रहे हैं हम? b1 y रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b2 y रेज़ टू पावर n माइनस 2 गुणा x प्लस अप टू प्लस डैश डैश, ये आ गया हमारे पास bn माइनस 1 y गुणा x रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस bn गुणा x रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसी तरह से तीसरा पद, जिसमें कि n माइनस 2 घात के पद हैं, c2 y रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस c3 y रेज़ टू पावर n माइनस 3 गुणा x प्लस अप टू डैश डैश cn x रेज़ टू पावर n माइनस 2। लास्ट में हमारे पास होते होते एक घात के पद आ जाएंगे, pn माइनस 1 y प्लस pn x प्लस qn कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास n घात का x तथा y में बीजीय वक्र है, जिसमें हमने अलग अलग घात के पदों को अलग अलग समूह में रख दिया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले वाला जो हमारे पास n घात के पद है जिस समूह में, उसमें से हमने x की घात n कॉमन लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? पहले पद में y अपॉन x, दूसरे पद में y अपॉन x रेज़ टू पावर n माइनस 1। इस तरह से लास्ट वाले में ए एन बचेगा केवल। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y अपॉन x की घात 0, क्योंकि वो 1 ही होता है। इसी तरह से दूसरे समूह में से हमने x की घात n माइनस 1 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर ये n है, y अपॉन एक्स की घात n। दूसरे पद में हमने x की घात n माइनस 1 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? y अपॉन एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। यहाँ b1 भी है, लेकिन b1 ये सब a0 a1 a2 b1 b2 b3 ये कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास ये क्या है? हम b1 को कांस्टेंट है तो हम उसे 1 मान सकते हैं। तो x की घात n माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा? y की घात y अपॉन एक्स की घात n माइनस 1 प्लस b2 y अपॉन एक्स की घात n माइनस 2 प्लस bn माइनस 1 y अपॉन एक्स यहाँ ये डैश 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 आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास क्या बचा? bn y अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 0। इसी तरह से आगे के पदों को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। इसे हम और भी आगे सिंप्लीफाई करें तो x की घात n, अब ये जो पहला जो समूह है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो है हमारे पास n घात के पद हैं। इसमें मतलब n घात का समीकरण हो गया ये एक तरह से, nवीं घात का व्यंजक, यूँ कहें हम इसे, ये nवीं घात का व्यंजक है। इसमें मैक्सिमम जो अधिकतम घात है वो n है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाई n वाई एक्स। इसी तरह से यहाँ से ये जो है अगला वाला पद पूरा यहाँ तक, ये इसमें अधिकतम घात y अपॉन एक्स की n माइनस 1 है, यानी कि n माइनस 1 की घातवां का व्यंजक है, यानी कि x की घात n माइनस 1, और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाई
एन माइनस वन वाई अपॉन एक्स। इसी तरह से आगे ये डैश डैश इज इक्वल टू 0। हमने शो भी किया है कि फाई एन वाई अपॉन एक्स क्या है, यहाँ पर वाई अपॉन एक्स में एन घात का व्यंजक। आगे देखें हम अब इस समीकरण के हम दोनों साइड जो है x की घात n से डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आता है। पहले पद में तो आ जाएगा फाई एन वाई अपॉन एक्स, दूसरे में आ जाएगा यहाँ से हमारे पास देखिए 1 अपॉन एक्स फाई एन एन माइनस वन वाई अपॉन एक्स, ये आ गया। यहाँ हमने एक पद अगला और लिख दिया क्योंकि डेफिनेटली यहाँ इससे आगे वाला जो पद आएगा वो x के हाथ एन माइनस टू फाई एन माइनस टू वाई अपॉन एक्स आएगा। तो जब x के हाथ एन माइनस टू में हम x के हाथ n से भाग देंगे तो हमारे पास नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा। इसलिए हमने क्या करा है यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाई एन माइनस टू वाई अपॉन एक्स अप टू डैश डैश इज इक्वल टू 0। इसे समीकरण नंबर 3 दे दिया। यदि दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शी हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लें, जहाँ m और c क्या है परिमित राशियाँ, तो हमारे पास हमने बताया था कि x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी इस लिमिट पर y अपॉन एक्स क्या होगा स्लोप, यानी कि m के बराबर होगा। तो हम समीकरण 3 में x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर फाई एन एम, देखिए यहाँ पर समीकरण 3 में लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिया तो फाई एन वाई अपॉन एक्स, ये क्या बन जाएगा फाई एन एम। अगला पद जो है एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे ये भी 0 हो जाएगा, आगे वाले सभी पद 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा फाई एन एम इज इक्वल टू 0। इसे समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब इस समीकरण 4 से हमें m के मान प्राप्त होंगे। क्योंकि ये n घात का है इसलिए हमें n मान हमें प्राप्त होंगे m के। अब इन n मानों में से कुछ एक जैसे समान भी हो सकते हैं, कुछ काल्पनिक भी हो सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर कुछ मान तो क्या होंगे काल्पनिक और कुछ संपाती यानी कि कोइंसाइड होंगे एक दूसरे के। अब हम क्या करते हैं इस समीकरण 3 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम अवकलन कर रहे हैं समीकरण नंबर 3 का। तो पहला पद है हमारे पास समीकरण नंबर 3 का वाई फाई एन वाई अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई एन डैश वाई अपॉन एक्स। अब वाई अपॉन एक्स का भी करना है इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा इसका अवकलन। दूसरा पद 1 अपॉन एक्स फाई एन माइनस वन वाई अपॉन एक्स है। अब यहाँ प्रोडक्ट जो है डिफ्रेंशिएशन, हमें इस प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। जहाँ पर पहले हमने 1 अपॉन एक्स को एज इट इज़ रखा, फाई एन माइनस वन वाई अपॉन एक्स का करा तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम फाई एन माइनस वन वाई अपॉन एक्स को एज इट इज़ रखेंगे और 1 अपॉन एक्स करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगले पद का भी करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से इसका अवकलन आएगा, जो कि हमारे पास प्राप्त होता है डैश डैश इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा समीकरण नंबर 3 का अवकलन करने पर। अब हम इनमें में से ये जो टर्म है हम इसमें देखते हैं कि x से डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये टर्म जहाँ कॉमन आ रही है इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से ये अंदर ये टर्म बचेगी और ये पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो जो अलग से पार्ट बचेंगे उनको हमने यहाँ इस तरह से लिख दिया, या आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। अब हम क्या करते हैं दोनों साइड में एक्स स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर देखिए पहले पद में तो ये एक्स स्क्वायर जो है इस पद का ये चला जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो जब एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर हम लिमिट लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए फाई पहला फाई एन डैश एम आएगा, दूसरे पद में ये एक्स 1 अपॉन एक्स इसलिए एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे, दूसरा पद 0, ये सभी ब्रैकेट वाले टर्म्स 0 हो जाएंगे आगे के। यहाँ वाली जो टर्म है इसमें एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, बचा एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई। जब इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था इसकी वैल्यू सी होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सी होता है। यहाँ पर ये उल्टा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस सी, इसलिए हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस सी लिखा। यहाँ पर अब दूसरा पद जो है हमने क्या करा एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
दूसरे पद में क्या बचेगा, फाइव एन माइनस वन एम, क्योंकि लिमिटिंग केस, फिर हम लिमिट भी लेंगे इसलिए फाइव एन एम आ गया ये। अगले वाले पद सभी ज़ीरो हो जाएंगे। तो सिंप्लीफाई से करने पर हमें ये प्राप्त होता है, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जहाँ से हमें सी का मान ये प्राप्त होता है। अब इस समीकरण नंबर 4 से, जो कि हमने पहले m 4 से हम m के मान प्राप्त कर सकते हैं, तो उससे जो m के हमारे पास अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, उन मानों के संगत यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग जो c के मान है वो हमें समीकरण नंबर 5 से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार m के प्रत्येक मान के संगत हमारे पास c के अलग अलग मान प्राप्त होंगे और अनंत स्पर्शिका समीकरण हम y = mx + c प्राप्त कर सकते हैं। अब m और c के जो मान ज्ञात करने का एक अलग मेथड और है, उसे भी हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 2 थी हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2 ये रही, ये फाइव एन वाई अपॉन एक्स x⁻n फाइव एन वाई अपॉन एक्स प्लस x⁻n माइनस वन फाइव एन माइनस वन वाई अपॉन एक्स प्लस अप टू डैश डैश इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें हम y अपॉन एक्स की वैल्यू रख देंगे, कहाँ से, y = mx + c से। तो देखिए जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं y = mx + c से, तो y अपॉन एक्स का मान जो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ आता है m + c अपॉन एक्स, इसलिए हमने यहाँ ये उसमें समीकरण नंबर 2 में ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर हर एक पद में जैसे कि फाइव एन एम प्लस सी अपॉन एक्स है, दूसरे पद में फाइव एन माइनस वन एम प्लस सी अपॉन एक्स है, इनमें हम टेलर सीरीज से इनका एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच फार्मूला है हमारे पास, टेलर सीरीज से इसके एक्सपेंशन का जनरल फार्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस अप टू डैश डैश डैश। तो इसी तरह से हम यहाँ पर फाइव एन एम प्लस सी अपॉन एच एक्स का जब हम करते हैं पहले पद में, तो देखिए एक्स की घात एन, और इसका जब एक्सपेंशन किया हमने टेलर सीरीज से, तो फाइव एन एम प्लस सी अपॉन एक्स फाइव एन डैश एम प्लस सी अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू फाइव डबल डैश फाइव एन डबल डैश एम, ये आएगा हमारे पास। इसी तरह से x⁻n-1 दूसरे पद का, और फाइव एन माइनस वन एम प्लस सी अपॉन एक्स का एक्सपेंशन करने पे ये वाला पद आएगा, प्लस डैश 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 अप टू इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखेंगे कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, x की घात n, फिर उसके बाद आएगी नेक्स्ट x⁻n-1। तो इन दोनों उच्चतम घातों के गुणांकों को हम 0 के बराबर करते हैं। तो x की घात n का गुणांक हमें एक ही दिख रहा है यहाँ पर, फाइव एन एम, इसे 0 के बराबर पुट करने पे आया। अब x की घात n-1 के घात के गुणांकों को 0 के बराबर करें, तो x की घात n-1 एक तो यहाँ सेकंड स्टेप से प्राप्त होगी हमें, क्योंकि बाहर x की घात n है, गुणा करने पर x की घात n-1 का गुणांक क्या आएगा, c फाइव एन डैश एम। दूसरा हमें यहाँ पहले वाले पद से प्राप्त होगी फाइव एन-1 एम, ये लिख दिया, इनको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, जो कि हमारे पास अगर हम देखें पहले वाले आर्टिकल में तो समीकरण 4 और 5 ही है, वही समीकरण हमें पुनः प्राप्त हो गई। बाकी का प्रोसेस हम इससे पहले वाले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि m के प्रत्येक मान के लिए हम c का मान निकालेंगे, और इससे हमें m और c के मान प्राप्त होने पर हम अनंत स्पर्शिका समीकरण y = mx + c के अनुसार लिख सकते हैं। एक शॉर्ट मेथड और है, उसकी हम यहाँ वर्किंग प्रोसेस बता रहे हैं। जैसे कि वो क्या है वर्किंग प्रोसेस, कि आपको सवालों में भी देखने को मिलेगा वो मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कर्व का इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है उसमें सबसे जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है, यानी कि उच्चतम घात के जो उच्चतम घात है, मान लिया n है उच्चतम घात हाईएस्ट डिग्री, उसके पदों में यानी कि उच्चतम घात के पदों में हम x का मान 1 और y का मान m, ये पुट करने पर हम क्या निकालते हैं, फाइव एन एम, ये ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद फाइव एन एम इज इक्वल टू 0 रखने पर उससे हमें m के n मान प्राप्त होते हैं, जो कि हम
m1 m2 अप टू डैश 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 mn मान लेते हैं। क्योंकि ये फाइन एम जो है n घात का समीकरण है, यहाँ पर व्यंजक है, और इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास n के जो है वो n मान प्राप्त होंगे, जो कि हमने यहाँ m1 m2 अप टू डैश डैश mn से शो कर दिया। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब x की घात n के बाद में अगली लोअर टर्म कौन सी, उससे जस्ट x की घात n माइनस वन, यानी कि उसकी x की घात n माइनस वन घात के पदों को अब हम उनके पदों में x बराबर 1 y बराबर m रखने पर सेम प्रोसेस वही फाई n माइनस वन m प्राप्त करेंगे। अब जब हमारे पास फाई एन m और फाई n माइनस वन m प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, m के जो भी हमने मान निकाले थे उनके करस्पॉन्डिंग जो c के मान है वो इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। अब इस फॉर्मूले में फाई n माइनस वन m भी हमें मालूम है और फाई n m भी हमें पता है, तो m के अलग अलग मान पुट करेंगे यहाँ पर, उनके करस्पॉन्डिंग c की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास m के अलग अलग मानों के लिए c की वैल्यूज़ भी प्राप्त हो जाती है, और फिर हम जो है अनंत स्पर्शी यानी कि एसिम्प्टोट्स प्राप्त कर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 अप टू डैश डैश y इज इक्वल टू mnx प्लस cn। ये हमारे पास अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।